गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसको सीरीज बना रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का जो चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 13 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन देखेंगे स्टार्टिंग से। इस चैप्टर को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सारे चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं, जो सीक्वेंस में बनाए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक 12 तक 12 नंबर चैप्टर तक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसको एनालिसिस करते हुए तो आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर जो कि स्टील स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिज़ाइन पेपर है। यह एक डिज़ाइन पेपर है जिसका आज शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हाईवेस्ट आई सेक्शन, जो हाईवेस्ट आई सेक्शन होता है सेम डेप्थ फॉर द सेम डेप्थ, हाईवेस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ इज, मतलब आई सेक्शन का जो डेप्थ है वो हाईवेस्ट जो हाईवी है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो आई सेक्शन का जो डेप्थ है, अगर आई सेक्शन हो गया जो हाईवेस्ट सेक्शन है तो इसको HMB, इस तरह से इसको ISHB, बीम है सेम डेप्थ है, हाई सेक्शन ऑफ द बीम सेम डेप्थ का तो ISHB, ये हो जाएगा हाईवेस्ट सेक्शन के लिए। मिडिल हो गया, ये लो हो गया, ये वाइड हो गया। चलो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मिडिल हो गया, ये मिडिल हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये वाइड हो गया। तो इसमें हाईवेस्ट सेक्शन पूछ रहा था तो हाईवेस्ट सेक्शन मेरा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द केस ऑफ सिंगल एंगल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है सिंगल एंगल इन टेंशन में है, कनेक्टेड बाई वन लेग ओनली। एक सिंगल एंगल सेक्शन है, एक ही लेग से कनेक्टेड है, तो वो रहा द नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया का हम लोग जानते हैं कि अगर नेट इफेक्टिव एरिया देखा जाए, ए नेट इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस K इंटू A2। अगर इसका एरिया A1 मान लेते हैं, एरिया A2 मान लेते हैं, तो A1 प्लस KA2 होता है। K होता है जो कोफिशिएंट होता है, K का जो वैल्यू होता है सिंगल एंगल में, अगर सिंगल एंगल कनेक्टेड है तो जो K का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, K का जो वैल्यू होता है 3A1 डिवाइड बाई 3A2 प्लस 3A1 प्लस 3A1 प्लस A2 होता है। 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2 होता है। ये होता है सिंगल एंगल के लिए। यहीं पर अगर डबल एंगल कनेक्टेड रहता तो जो K का जो वैल्यू हो जाता है नेट इफेक्टिव एरिया में, तो क्या हो जाता है 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। इसके लिए डबल कनेक्टिंग रहता है, बट यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल का अगर नेट देखा जाए और सिंगल कनेक्टेड एरिया तो जो A नेट हो जाएगा तो A1 प्लस K इंटू A2 हो जाएगा। K का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर A और B मान लिया, सेकंड पार्ट को B मान लिया है, तो इसको अगर देखा जाए तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर में मेरा अगर A1 आ रहा था प्लस में इसको A2 था, तो यहाँ पर B आ जाएगा और इसको 1 प्लस 1/3 B/A, इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से मेरा आंसर B आ जाएगा। नेक्स्ट है एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में पूछ रहा है, IS 800 स्टील बीम में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, L डिवाइड बाई 325 दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है इसका। नेक्स्ट है बेंडिंग कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बाई। तो कॉम्प्रेसिव होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस एरिया पे, और टेंसाइल जो होता है वो नेट एरिया पे। तो टेंसाइल जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो नेट एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है, और कॉम्प्रेसिव जो बेंडिंग है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ग्रॉस एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव पहले तो ग्रॉस हो जाएगा और टेंसाइल सेकंड है तो नेट हो जाता है, दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm देन द मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट। मैक्सिमम पिच कितना होता है, लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पिच किसका पूछ रहा है, टेंशन विल बी टेकन है। मैक्सिमम पिच पूछ रहा है टेंशन में, तो मैक्सिमम पिच टेंशन में कितना होता है 12T होता है कॉम्प्रेसिव में, कॉम्प्रेशन मेंबर में, और 16T होता है टेंशन में। 12T और 16T क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है।
यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ मेरा 10 mm और कॉम्पिटेंशियल में पूछ रहा है, तो इसमें 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना जाएगा 160, दैट इज बी। नेक्स्ट है एज पर IS 800 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। स्लैब बेस का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अंडर ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस होगा A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर, बाहर में क्या होता है इसका 3W डिवाइड बाई F ओवरऑल रूट। ये होता है फार्मूला किसके लिए, स्लैब बेस में थिकनेस का। जो टी का जो वैल्यू होता है 3W, जो W वेट हो गया, F फोर्स हो गया, एरिया हो गया, ये डिस्टेंस होता है। अगर एरिया स्लैब बेस में अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस होता है ए होता है, ये डिस्टेंस होता है और बी होता है। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला हो गया वो थिकनेस का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है वो देखते हैं। द गैसेट बेस when the end of the column is matching for complete bearing on the base plate, the axial load is assumed to be transfer। बोल रहा है कि गैसेट बेस है when the end of the column is machine for the complete bearing on the base plate। एक मशीन है इसको बेस प्लेट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो पूछ रहा था एक्सेल लोड इज एज्यूम टू बी ट्रांसफर। तो एक्सेल लोड कैसे ट्रांसफर होगा बेरिंग पे, तो 50% डायरेक्ट ट्रांसफर होगा बेरिंग का और 50% थ्रू जो स्टिफनेस फास्टिंग होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब होता है ये या तो रिविट के माध्यम से ट्रांसफर होगा या फिर बोल्ट के माध्यम से। तो जो ट्रांसफ़र होता है बेस प्लेट पे, तो 50% डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट बेरिंग से और 50% जो होता है थ्रू फास्टिंग होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन। जब एक्सिस ऑफ लोड जो है, लोड का जो एक्सिस है कहाँ लाइज कर रहा है, प्लेन में। किसके प्लेन में, रिविट ग्रुप के प्लेन में। अगर ये रिविट ग्रुप हो गया, इसी के प्लेन में अगर राइज कर रहा है कौन, एक्सिस ऑफ लोड, तो यहाँ पर देख रहा है एसेंट्रिसिटी मेरा जीरो हो रहा है। एसेंट्रिसिटी जीरो होगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। जब बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ एक्सियल ओनली शियर फोर्स लगेगा, दैट एक्सियल ओनली शियर फोर्स। अगर सेम प्लेन में लग रहा है रिविट ग्रुप के, तो इसमें जो एक्ट करेगा वो सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, ना कि टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो हो जा रहा है। नेक्स्ट है व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द plane of रिविट ग्रुप, देन द मोस्ट हैवली लोडेड रिविट विल बी द वन। मोस्ट हैवली लोडेड कहाँ पे एक्ट करता है, जिसका अगर आर मेरा मैक्सिमम हो। आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट रिविट फ्रॉम द CG ऑफ रिविट ग्रुप। मान लिया जाए ये रिविट ग्रुप का जो CG मान लिया यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा ये हो जाएगा, ये आर हो जाता है। तो ये डिस्टेंस जिसका मैक्सिमम रहता है रिविट का, अगर इसको फ्रेश में देखते हैं, अगर मान लिया जाए ये रिविट दिया हुआ है, ये रिविट दिया हुआ है, तो इसका अगर CG देखते हैं ओवरऑल का, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये हो गया आर मैक्स, और जो एंगल होता है वो एंगल को थीटा बोलते हैं। तो इसमें जो अगर मैक्सिमम हैवीएस्ट लोड निकालने के लिए, अगर मोस्ट हैवी लोड निकालने के लिए क्या होता है, आर का वैल्यू जो मेरा मैक्सिमम होना चाहिए और स्लोप का जो है एंगल दोनों के बीच का जो है लोड का डायरेक्ट और टेंसाइल का वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। तो आर विल बी मैक्सिमम और थीटा विल बी मिनिमम। तो इट हैज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द CG, मैक्सिमम डिस्टेंस CG से होना चाहिए, सही बात है। इट हैज़ द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम नहीं होगा। द गिव द मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम नहीं, एंगल मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा A और D यहाँ पे दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें से कौन सा रिविट जॉइंट जो है बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री है। तो बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री कौन सा होगा, अगर डबल कवर बट जॉइंट दिया हुआ है। डबल कवर बट जॉइंट कैसे होता है, अगर दो प्लेट मेरा ज्वाइंट कर रहे हैं, अगर ये प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर डबल प्लेट कवर ज्वाइंट कर रहा है, मीन्स रिविटिंग कर रहे हैं इसको, तो ये जो होगा फ्री होगा शियर स्ट्रेस से, मतलब बेंडिंग से फ्री होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस पे केवल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिविट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस पे बेंड नहीं करेगा, मीन्स देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा तो डबल शियर में होगा, दैट इज मीन्स इसमें डबल शियर एक्ट होगा। तो डबल कवर जो ज्वाइंट होगा उसमें मेरा बेंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिविट अप टू 25 mm डायमीटर। 25 mm डायमीटर है, अप टू 25 दिया हुआ है। तो अगर 25 mm से कम रहता है तो इसमें 1.5 mm ऐड किया जाता है, और ग्रेटर देन 25 mm रहता है तो उसमें 2 mm ऐड किया जाता है। तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा मेरा,
अप टू बोल रहा है लेस देन या इक्वल टू अगर 25 है तो इसमें 1.5 ऐड करते हैं, और ज़्यादा है तो इसमें अप टू बोला था तो इसके लिए कितना हो जाएगा मेरा आंसर 1.5 होगा। 2 कब होता है जब 25 mm से मेरा ग्रेटर हो, 25 mm से ज़्यादा हो डायमीटर का वैल्यू, तो 25 mm से ज़्यादा डायमीटर का वैल्यू है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड होता है। ये डायमीटर ऑफ संक होल होता है, डायमीटर ऑफ जो होल है प्लेट का उसका डायमीटर होता है, उसको ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है एज कम्पेयर टू फील्ड रिविट। फील्ड रिविट से कंपेयर में सॉफ्ट रिविट क्या होगा, तो सॉफ्ट रिविट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सॉफ्ट रिविट होता है स्ट्रॉन्गर होता है, तो इस कह सकते हैं कि सॉफ्ट रिविट जो पूछ रहा है तो स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट है इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट बी कनेक्टेड बाय ए रिविट 16 mm देन द सुटेबल साइज ऑफ रिविट एज पर एनवेंस फार्मूला। एनवेंस फार्मूला क्या कहता है, एनवेंस फार्मूला क्या कहता है, तो एनवेंस फार्मूला का जो साइज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 6.1 रूट टी क्या होता है थिकनेस होता है, यही होता है एनवेंस फार्मूला साइज के लिए। तो यहाँ पर टी मेरा 16 mm दिया हुआ है तो 16 का करेंगे तो 6.1 इंटू 16 का करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन मेरा सी आएगा। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस। अगर एज डिस्टेंस को सफिशिएंट प्रोवाइड किया जाए तो इसमें से बोल रहा है कि फेलियर ऑफ रिपीटेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। इसमें से कौन सा फेलियर है जो अवॉइड कर सकते हैं। अगर एज डिस्टेंस को मान लीजिए ये प्लेट है, इस प्लेट में अगर रिवीटिंग कर रहे हैं, इस प्लेट में अगर रिवीटिंग कर रहे हैं तो कौन सा अगर एज डिस्टेंस को एज डिस्टेंस ये डिस्टेंस को एज डिस्टेंस बोलते हैं। एज डिस्टेंस को अगर हम मेंटेन एज डिस्टेंस को अगर हम सफिशिएंट दें तो कौन सा इसमें अवॉइड कर सकते हैं। टेंशन ऑफ फेलियर प्लेट, टेंशन ऑफ फेलियर प्लेट ये स्ट्रेंथ के वजह से होता है, रिविट स्ट्रेंथ के वजह से, प्लेट का स्ट्रेंथ के वजह से होता है। शियर फेलियर ऑफ रिविट, शियर फेलियर ऑफ रिविट क्या होता है, शियर फेलियर ऑफ रिविट जो होता है और किसके वजह से होता है, तो रिविट के स्ट्रेंथ के वजह से होता है, ना कि एज डिस्टेंस के वजह से होता है। एज डिस्टेंस के वजह से कौन सा फेल करेगा, शियर फेलियर ऑफ प्लेट। जो प्लेट का जो शियर फेलियर होता है वो किसके वजह से होता है, तो एज डिस्टेंस की वजह से होता है। बाकी जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वजह से होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की वजह से होता है, और ये भी स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की वजह से होता है। ये जो होता है एज डिस्टेंस की वजह से फेल होता है। दैट इज सी द मिनिमम पिच ऑफ रिविट शैल नॉट बी लेस देन। मिनिमम पिच पूछ रहा है किसका, रिविट का, कम नहीं होना चाहिए कितना से, तो 2.5 टाइम्स होता है नॉमिनल डायमीटर, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, तो 2.5 डी हो जाएगा, दैट इज सी। यहीं पे अगर एज डिस्टेंस पूछता, मिनिमम एज डिस्टेंस जो होता है 1.5 होता है। 5 क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर होता है। किसके लिए होता है ये, अगर मशीन होल है तो, और 1.75 होता है, 1.75 होता है किसके लिए, और हैंड मिक्सिंग अगर हैंड से कर रहे हैं होल तो 1.75 लिया जाता है एज डिस्टेंस, और 1.5 कब लिया जाता है जब मशीन से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पिच पूछ रहा था तो पिच मेरा 2.5 टाइम्स हो जाएगा। ये इसमें पिच में नॉमिनल डायमीटर होता है, और अगर एज में पूछा जाए एज डिस्टेंस में तो इसमें ग्रॉस डायमीटर होता है। नेक्स्ट है यही अगर मिनिमम पिच इसी में और अगर देखा जाए तो मिनिमम पिच, तो ये मिनिमम पिच जो होता है अगर इसमें देखा जाए तो 3D जो होता है किसके लिए होता है, ये टैंक के लिए होता है। जो टैंक का डिज़ाइन होता है उसमें जो मिनिमम पिच होता है वो 3T होता है। तो टैंक के डिज़ाइन में जो मिनिमम पिच होता है वो कितना होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफिशिएंसी ऑफ रिविट जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच। इफिशिएंसी ऑफ रिविट जॉइंट कितना होता है, अगर इफिशिएंसी देखा जाए, इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी का अगर फार्मूला देखा जाए तो इफिशिएंसी ऑफ इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, P माइनस डी डिवाइड बाई पी। पी क्या होता है, पी क्या होता है, पिच होता है, पी दिया हुआ पिच, और डी होता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर। इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, तो 60%। से पर इसमें P माइनस डी बाई पी पे पी का जो वैल्यू है वो 2.5 डी पुट करना था, बाकी आंसर आ जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द रिविट इज हायर देन द बोल्ट। जो मटेरियल कॉस्ट होता है रिविट का वो क्या ज़्यादा होता है बोल्ट से, तो ऐसा नहीं है। मटेरियल डिपेंड करता है कौन सा रिविट ले रहे हैं, कौन सा बोल्ट ले रहे हैं उस पर। तो ये मेरा हायर हमेशा नहीं होगा, ये गलत है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट इज लेसर देन दैट ऑफ द रिविट। टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो बोल्ट का वो लेसर होता है, ऐसा नहीं है। बोल्ट आर यूज टू टेम्पररी स्ट्रक्चर से, बोल्ट जो होता है टेम्पररी स्ट्रक्चर में यूज होता है, और जो रिविट होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल। तो बोल्ट होता है किसके लिए सुटेबल होता है, तो बोल्ट जो होता है वो एक्सेल टेंशन के लिए सुटेबल होता है।
और एक्सेल टेंशन है उसके लिए, मतलब एक्सेल टेंशन लग रहा है उसके लिए सुटेबल कौन बोल्ट। और अगर इसेंट्रिसिटी पे लगाते हैं तो उसके लिए रिविट। द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल पूछ रहा है यूजुअली टेकन एज द ग्रोस डायमीटर ऑफ बोल्ट। ग्रोस डायमीटर ऑफ बोल्ट लिया जाता है नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5। अगर 25 mm से कम है उसका डायमीटर बोल्ट का तो लेते हैं नॉमिनल डायमीटर d प्लस 1.5, और अगर 25 mm से ज़्यादा है तो d प्लस 2.2 mm। तो इस तरह से इसका B भी हो जाएगा और C भी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बोल्ट। अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस उस पर लगे तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे बोल्ट, वो पूछ रहा है। तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट इसमें यूज करेंगे, दैट इज डी। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट थ्रोट इज द, थ्रोट जो होता है किसी क्रॉस सेक्शन, जो बेल्डिंग क्रॉस सेक्शन हो रहा है, जो बेल्ट हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन पे, तो जो थ्रोट होता है वो क्या होता है। थ्रोट जो होता है वो मिनिमम डायमेंशन होता है किसी भी बेल्ट का, दैट इज ए। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, फिलेट बेल्ट का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है, नॉट लेस देन पूछ रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है एल इफेक्टिव अगर देखा जाए, एल इफेक्टिव अगर देखा जाए तो एल इफेक्टिव बराबर क्या होता है, एल इफेक्टिव बराबर क्या होता है एल इंटू, अगर एल इफेक्टिव का देखा जाए तो ओवर एल माइनस 2 इंटू एस, ठीक है। तो एस क्या होता है साइज ऑफ वेल्ड होता है, एस क्या होता है साइज ऑफ वेल्ड होता है। लेकिन ये पूछ रहा है नॉट लेस देन, अगर अकॉर्डिंग टू IS 800 देखा जाए तो अगर इसको दूसरा फॉर्म में देखा जाए तो ये नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ एस होता है, नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ एस। एस क्या होता है साइज ऑफ वेल्ड, तो नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज, दैट इज बी। ये दोनों याद रखना का एल इफेक्टिव अगर सिंपल पूछा जाए तो ये क्या होता है एल टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट, या फिर नॉट लेस देन, जो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होता है इफेक्टिव का, नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज, दैट इज बी। फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट वेल्ट, क्या बोल रहा है साइज और थ्रोट का थिकनेस का रेशियो पूछ रहा है किसके लिए, स्टैंडर्ड एंगल 45 डिग्री है, मीन्स एस बाई टी का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर एंगल इस तरह से इसको, ये थ्रोट थिकनेस हो जाएगा, ये जो टी होता है थ्रोट थिकनेस होता है, और ये जो होता है वो साइज होता है, ये जो होता है वो साइज होता है, ये साइज हो गया और ये थ्रोट थिकनेस हो गया। मिनिमम डायमेंशन होता है किसी भी बेल्ट का थ्रोट थिकनेस। तो इस तरह से देख सकते हैं कि टी को अगर स्प्लिट करेंगे तो एस टी, जो टी बराबर क्या हो जाएगा एस कोस थीटा, टी बराबर क्या हो जाएगा एस कोस थीटा, ये मान लिया जाए ये थीटा हो गया तो टी बराबर कोस थीटा, ये पूरा ओवरऑल थीटा होता है तो टी कोस थीटा। इसी को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं तो टी बराबर के इंटू एस हो जाता है। हम लोग देखें थ्रोट थिकनेस बराबर क्या होता है एस साइज और कोस थीटा। एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एस इंटू 45 डिग्री लिखेंगे तो 1/√2 टी बाई किसी साइज बाई फिलेट का साइज ऑफ थ्रोट थिकनेस का रेशियो पूछ रहा था, मतलब एस बाई टी का पूछ रहा है तो √2 इधर जाएगा और टी नीचे आएगा, तो एस बाई टी बराबर कितना आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 1, दैट इज सी। नेक्स्ट है तो वट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाई, जो बट बेल्ट होता है वो किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, तो बट बेल्ट जो होता है वो किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, तो बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाई थ्रोट थिकनेस, जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है बट बेल्ट का उसी से स्पेसिफाई किया जाता है कि बेल्ट किस साइज का है। तो नेक्स्ट है द एक्चुअल थिकनेस, जब एक्चुअल थिकनेस पूछ रहा है किसका बट बेल्ट का कंपेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो थिकनेस ऑफ प्लेट अगर मान लिया जाए ये मेरा 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट को हम जोड़ रहे हैं बट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो बट वेल्डिंग करेंगे यहाँ पे, तो जो वेल्डिंग करेंगे तो इसका थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जो कह सकते हैं कि बट बेल्ट का जो थिकनेस होता है, बट बेल्ट में जो थिकनेस होता है इसका थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मोर देन हो गया, दैट इज ए। एक्चुअल थिकनेस जो होता है बट बेल्ट का किसका होता है प्लेट थिकनेस से ज़्यादा होता है, तो ए। नेक्स्ट है एज पर IS 800 द रिविट्स subjected to combined tensile stress, combined tensile and shear stress, the proportional such that according to IS 800 का अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि अगर combined tensile और shear stress लगे तो उसका क्या रेशियो होगा उस तरह से। ये दिया हुआ है एफ क्या होता है, एफ क्या होता है एक्चुअल shear stress, और पी क्या होता है ये होता है परमिसिबल shear stress। एफ टी क्या होता है टेंसाइल है एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस, और पी टी क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका जो रेशियो जो एक्चुअल अगर IS 800 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर वर्किंग के लिए अगर W
वर्किंग स्ट्रेस के लिए देखा जाए, WSM के लिए देखा जाए, WSM के लिए देखा जाए तो ये जो लेस होता है कितना से, तो F डिवाइड बाई PS एंड ये लेस देन 1.4 होता है फॉर WSM के लिए। और यही अगर LSM रहता तो LSM में क्या हो जाता है, ये दोनों का स्क्वायर हो जाता है और लेस देन 1 हो जाता है। LSM में जो होता है लेस देन 1 होता है 1.4 के जगह पे, और इसका स्क्वायर का होता है तो LSM में होता है। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था 1 का, इसीलिए यहाँ पे जो एक्चुअल ऑप्शन जो होगा तो हम लोग WSM से बनाते हैं, WSM के तो लेस देन 1.4 होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे लेस देन 1 होगा और ये होता है LSM में। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो गया, B हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट, मैक्सिमम पिच पूछ रहा है रिविट कॉम्प्रेशन में। तो अभी हम लोग देखे थे जो पिच जो होता है, पिच का केस क्या होता है, मिनिमम जो होता है, अगर पिच मिनिमम देखा जाए तो कितना होता है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम में 2 केस होता है। पहला टेंशन में देखा जाए तो टेंशन में 16T या 200 mm, और कॉम्प्रेशन में कितना होता है 12T या 200 mm, विच एवर इज लेस। इसमें से जो लेस होगा उसी को हम लोग मैक्सिमम पिच बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, कॉम्प्रेशन में बोल रहा था तो कॉम्प्रेशन में कितना होता है 12T और 12T इंटू या 200 mm, विच एवर इज लेस, दैट इज ए। अगर इसी में अगर ये हो गया मेरा कॉम्प्रेशन का, ये हो गया 16T दे दिया हुआ 16T और टेंशन का, और अगर 12T और 300 है तो ये ट्रैक रिविट के लिए होता है। क्या होता है, ट्रैक रिविट होता है, उसके लिए होता है जो 50% मेरा इंक्रीज कर जाता है। ट्रैक रिविट के लिए, ट्रैक रिविट के केस में मेरा 50% इंक्रीज कर जाता है और कितना हो जाता है मेरा 32 हो जाता है टेंशन में, और कंप्रेशन में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर ट्रैक रिविट, ये सिंपल रिविट के लिए दिया हुआ कनेक्शन, ये हो गया कंप्रेशन में, ये हो गया टेंशन में, 32 जो हो जाएगा किस में हो जाएगा कंप्रेशन ट्रैक में, टेंशन ट्रैक में, और कंप्रेशन में कितना हो जाएगा 24, मीन्स 50% इंक्रीज कर जाता है ट्रैक रिविट में। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है द सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जो सर्कुलर कॉलम है एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज नहीं किया जाता, क्यों, इट इज अनइकोनॉमिकल। क्या ये अनइकोनॉमिकल होता है, नहीं इकोनॉमिकल होता है ये। इट कैन नॉट कैरी द लोड, ये लोड भी कैरी करता है, बट जॉइंट जो होता है कनेक्ट करने में वो प्रॉब्लम होता है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कनेक्ट द बीम टू राउंड सेक्शन के कारण बीम से जो कनेक्ट होता है उसमें डिफिकल्टी होती है, इसी वजह से हम लोग एक्चुअल में इसको यूज नहीं करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द सिलेंडरस रेशियो पूछ रहा है किसका, कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय मशीनरी वाल से कनेक्टेड है। तो सिलेंडरस रेशियो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है L इफेक्टिव डिवाइड बाई R मिनिमम, और मशीनरी वाल जब ओवरऑल लेंथ कनेक्टेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ मशीनरी वाल से, तो L इफेक्टिव कितना हो जाता है 0 हो जाता है, 0 डिवाइड बाई R मिनिमम। तो ओवरऑल मेरा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सिलेंडरस रेशियो देखा जाए मशीनरी वाल में तो कितना हो जाएगा 0, दैट इज ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है कॉलम का, किस केस में, हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स एंड द रिस्ट्रेंट इन डायरेक्शन एट वन एंड इज टेकन। कहने का मतलब इसका ये है कि एक एंड पे मेरा हिंज डाला हुआ है और दूसरा एंड जो है मेरा फिक्स है, इस यहाँ तो दूसरा एंड है रिस्ट्रेंट है डायरेक्शन से, तो कह रहे हैं फिक्स है। तो इस केस में जो अगर इसका देखा जाए तो इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ जो होता है इस तरह से बनता है इसका। तो इफेक्टिव लेंथ इसका कितना हो जाएगा, तो 0.8 टाइम्स हो जाएगा एल का, 0.8 टाइम्स अगर ओवरऑल एल है तो इफेक्टिव लेंथ इसका कितना हो जाएगा, एक फिक्स है और एक हिंज है तो 0.8 एल, दैट इज बी। नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन का पूछ रहा है इफेक्टिव लेंथ। तो बैटन में हम लोग जानते हैं कितना होता है 10% इंक्रीज करता है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज करके देखा जाए तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंट इन डायरेक्शन। सिंपल करने का मतलब है दोनों पॉइंट पे मेरा हिंज ही है, दोनों पॉइंट पे मेरा हिंज है। और तो बैटन केस में हम लोग जाते हैं दोनों पॉइंट पे हिंज है, तो सिंपल अगर इसका एल होता दोनों हिंज है तो, बट यहाँ बैटन में आता है तो 10% मेरा इंक्रीज करता है, 10% जो है लेंथ इंक्रीज करता है, इसलिए 1.1। नेक्स्ट द मैक्सिमम सिलेंडरस रेशियो ऑफ ए कॉम्प्रेशन मेंबर का मैक्सिमम सिलेंडरस रेशियो पूछ रहा है किस केस में, बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज लोड, मतलब डेड लोड है प्लस लाइव लोड है। डेड लोड ऑफ लाइव लोड में
डेड लोड एंड लाइव लोड लग रहा है तो कंप्रेशन में कितना होता है, तो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में जो होता है, कंप्रेशन और टेंशन दोनों में जो होता है 180 होता है, किसके वजह से, डेड लोड एंड लाइव लोड की वजह से। तो इस तरह से कंप्रेशन प्लस अगर टेंशन भी रहता तो 180 होता है, किस केस में, डेड लोड एंड लाइव लोड के केस में। 250 कब होता है, अर्थ क्यूबिक लोड और अर्थ क्यूबिक लोड प्लस बिंड लोड। अगर बिंड लोड लगे, अर्थ क्यूबिक लोड एंड बिंड लोड लगे तो कंप्रेशन में मेरा 250 होता है और टेंशन में मेरा 350 होता है। अर्थ क्यूब और बिंड लोड के वजह से जो सिलेंडर से रेशियो आता है तो 250 होता है कंप्रेशन में और 350 होता है मेरा टेंशन में। तो इसका जो आंसर डेड लोड और लाइव लोड के वजह से पूछ रहा है तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट द मैक्सिमम सिलेंडर्स रेशियो पूछ रहा है फिर से, स्टील कॉलम डिजाइन फॉर विच गवर्न बाय बिंड एंड सेस्मिक लोड। अभी बोले थे कि अगर बिंड लोड प्लस अर्थ क्यूबिक लोड अगर रहे तो कंप्रेशन में कितना होता है, 250 होता है और टेंशन में कितना होता है, 350 होता है। एक इसमें पूछ रहा है स्टील कॉलम में पूछ रहा है, कॉलम जो होता है कंप्रेसिव मेंबर होता है, तो कंप्रेसिव में मेरा बिंड लोड एंड अर्थ क्यूब के वजह से कितना होता है, सिलेंडर रेशियो 250 होता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मर्चेंट रैंकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग इनपरफेक्शन कितना होता है, इंडेक्स। इनपरफेक्शन इंडेक्स जो होता है 1.4 होता है, किस केस में, मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला में इनपरफेक्शन इंडेक्स जो होता है 1.4 होता है, बी। नेक्स्ट है द वेस्ट अरेंजमेंट प्रोवाइडेड टू अनफिल्ड यूनिफाइड है, द प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम। यूनिफाइड बिहेवियर के लिए बिल्ट अप स्टील कॉलम कौन सा होगा। अगर कॉलम यूनिफाइड बिहेवियर के लिए अगर देखा जाए तो मेरा अरेंजमेंट जो होगा कॉलम का उसको लेसिंग कहता है, यूनिफाइड बिहेवियर के लिए लेसिंग होगा। नेक्स्ट है इफ द 20 mm रिविट्स यूज इन द लेसिंग बार में 20 mm यूज हो रहा है, द मिनिमम बिर्थ ऑफ द लेसिंग बार। मिनिमम बिर्थ जो होता है, अगर मिनिमम बिर्थ देखा जाए लेसिंग बार का तो कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर मिनिमम बिर्थ होता है। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 20 दिया हुआ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है 60, दैट इज बी। द यूज ऑफ टाइप प्लेट्स इन लेस्ट कॉलम में टाइप प्लेट की यूज करते हैं, क्यों, प्रोविटेड। अच्छा टाइप प्लेट का यूज जो है लेस्ट कॉलम में प्रोविटेड है, नहीं प्रोविटेड नहीं है, नॉट प्रोविटेड ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट का भी यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। परमिट एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ लेसिंग, हाँ ये परमिट है कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पॉइंट पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाइप प्लेट है लेस्ट कॉलम में कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे, दैट इज से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन। लेसिंग बार जो होता है स्टील कॉलम में क्या डिजाइन करता है, किस पे डिजाइन करता है, तो 25% ऑफ जो कॉलम का शियर फोर्स लोड होता है 2.5% होता है, किसका 2.5% शियर फोर्स जो डिजाइन होता है लेसिंग बार वो शियर फोर्स पे डिजाइन होता है और शियर फोर्स का जो लोडिंग होता है 2.5% होता है कॉलम लोड का। तो शियर फोर्स ड्यू टू द 2.5% ऑफ कॉलम लोड इसी पर डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इनक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार का जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो 40 to 70 होता है, दैट इज सी। इसी का अगर थिकनेस पूछता है तो थिकनेस 1/40 होता है फॉर सिंगल के लिए और डबल के लिए कितना होता है 1/60 होता है डबल के लिए, डबल लेसिंग और सिंगल लेसिंग में जो थिकनेस होता है 1/40 टाइम्स होता है पी का और जो डबल लेसिंग में होता है 1/60 टाइम्स होता है। नेक्स्ट है बैटनिंग इज प्रिफरेबल व्हेन द कॉलम कैरीज एक्सेल लोड ओनली। बैटनिंग हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, जब कॉलम एक्सेल लोड सिर्फ लग रहा है तब, सही है। अगर इसेंट्रिक लगता है तो लेसिंग प्रोवाइड करते हैं। स्पेस बिटवीन द 2 मेन कंपोनेंट इज नॉट वेरी लार्ज। अगर 2 कंपोनेंट के बीच में अगर ज़्यादा नहीं है तभी हम लोग इसको बैटनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सही है। दूसरा क्या है, पहला जो है सिर्फ एक्सेल लोड रहे तब प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ज़्यादा लार्ज नहीं रहना है स्पेस, तो ये सही है। कॉलम इज इसेंट्रिकली लोडेड, कॉलम अगर इसेंट्रिकली लोडेड है तो इसके लिए हम लोग लेसिंग प्रोवाइड करते हैं ना कि बैटरिंग प्रोवाइड करते हैं। बैटरिंग के केस में ये गलत हो जाएगा, तो मेरा 1 और 2 सही है, दैट इज सी सही है। तो इस पार्ट में हम लोग इतने रहने देते हैं, 1 से लेकर के 40 तक हम लोग सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे, 40 का बना रहे हैं एक एक एक्सप्लेनेशन करते हुए। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।